Assalamu alaikum students, hope you are doing okay. I am Adil Yusufzai and today we are doing a topic 12.3 spherical mirror formula. मैं इसको spherical mirror formula बोलता हूँ, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में ये लिखा गया है image location by spherical mirror formula, जो कि ज़्यादा अच्छा है और ये बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्लास 10th फिजिक्स। सही स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको इसका जो स्फीरिकल मिरर फार्मूला की एक स्टेटमेंट है और एक फार्मूला बनता है उसको समझाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स बताऊंगा जो कि आपकी बुक में नहीं गिवन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिखा है पाथ ऑफ रे। आपके पास कुछ रेज हैं, रेज मीन्स दैट आपके पास लाइट है, लेट्स सपोज लाइट है और उसका पाथ है। लाजिम आदम जो चैप्टर पढ़ रहे हो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसमें हमने क्या चीज स्टडी करनी है, पाथ ऑफ लाइट। तो जब आपके पास एक रे जाती है और एक मिरर से जाके टकराती है तो रिफ्लेक्ट बैक करके वो किस पाथ से आती है, ये चीज हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर मैंने 4 रूल्स दिए गए हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3 एंड रूल 4, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टूडेंट्स ये चीज समझ आ गई तभी आप आगे वाले टॉपिक समझ सकते हैं। तो ये मैंने 4 रूल्स के नाम से मैंने इसको टाइटल दिया है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर कुछ मिरर्स मैंने बनाए हैं। अगर मैं इनकी बैक वाली साइड कलर कर देता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास कौन से मिरर बन जाते हैं, ये मेरे पास बन जाते हैं कनकेव मिरर। और इसका रीजन क्यों कनकेव है, बिकॉज इसकी जो बैक साइड है वो क्या है, पॉलिश्ड है। अब पहला नंबर रूल ये है स्टूडेंट्स कि मान लेते हैं कि अगर मेरे पास एक लाइट बिल्कुल पैरेलल जाती है, क्या जाती है, बिल्कुल पैरेलल टू द एक्सिस। अगर मेरे पास एक रे है जो बिल्कुल पैरेलल टू द एक्सिस जाती है, पैरेलल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी, तो ये रिफ्लेक्ट बैक करके कहां से जाएगी स्टूडेंट्स, फोकस पॉइंट से। ये कहां से गुजर के जाएगी, फोकस पॉइंट से गुजर के चली जाएगी। ये है मेरे पास रूल नंबर 1। बिल्कुल बेसिक है स्टूडेंट्स, इसको समझने की कोशिश करें। अगर मेरे पास एक लाइट बिल्कुल पैरेलल जाएगी तो टकराने के बाद ये किस पॉइंट से गुजरेगी, फोकस पॉइंट से। क्लियर? सेकेंड रूल, रूल नंबर 2, अगर मेरे पास एक लाइट कहां से गुजरती है, फोकस पॉइंट से। ये मेरे पास क्या स्टूडेंट्स, फोकस पॉइंट, ये मेरे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मेरे पास एक लाइट फोकस पॉइंट से गुजरती है, लेट्स सपोज मेरे पास एक लेजर लाइट, उसको मैंने यहां पर पकड़ा है, तो वो यहां से अगर फोकस पॉइंट से गुजरेगी, स्टूडेंट्स इस पॉइंट को समझिए कि ये रे मेरे पास कहां से आ रही है, फोकस पॉइंट से गुजर के मिरर पर टकरा रही है। तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। और स्ट्रेट किसकी हो जाएगी, पैरेलल टू द एक्सिस के। देखिए ये इसका ऑपोजिट है, यहां से मेरे पास रे क्या जा रही थी, स्ट्रेट जा रही थी, टकराने के बाद ये कहां से गुजरी, फोकस पॉइंट से। यहां से मेरे पास फोकस पॉइंट से जा रही है और टकराने के बाद क्या हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं स्टूडेंट्स, एक दूसरे के ऑपोजिट केस हैं। क्लियर? रूल नंबर 3, अगर मेरे पास एक लाइट कहां से जाती है, बिल्कुल ये मेरे पास है फोकस पॉइंट, ये मेरे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मेरे पास एक लाइट बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो जिस पाथ से गई है स्टूडेंट्स उसी पाथ से क्या हो जाएगी, ये वापस आ जाएगी। क्लियर? रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 आपके पास ये कि अगर मेरे पास एक लाइट बिल्कुल जाती है और कहां पर जाती है, पोल पर जाती है स्टूडेंट्स। कहां पर, पोल पर। तो जिस एंगल से ये गई है उसी एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक करके ये क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। क्लियर? ये मेरे पास 4 रूल्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। एक बार दोबारा से रिकॉल कर देता हूं। रूल नंबर 1 ये है कि अगर मेरे पास एक लाइट पैरेलल टू द एक्सिस जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक करने के बाद कहां से, फोकस पॉइंट से गुजरेगी। दूसरा रूल इसका ऑपोजिट है, ये कहां से जाएगी, फोकस पॉइंट से गुजर के जाएगी, मिरर के साथ टकराएगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, पैरेलल टू द एक्सिस। क्लियर? थर्ड रूल, जब आपके पास एक लाइट बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे और जैसे मिरर से टकराएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, जिस लाइन से गई है उसी लाइन से वापस आ जाएगी, मतलब 90 एंगल से जाती है। सही है स्टूडेंट्स? लास्ट वन आपके पास ये कि अगर मेरे पास एक लाइट बिल्कुल इसको हम बोलते हैं पोल पर जाकर टकराती है तो जिस एंगल से गई है उसी एंगल से ये वापस आ जाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब नाउ स्टूडेंट्स ऐसा कर लेते हैं कि अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं जिसका नेम है नेचर ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नेम से समझ आ रहा है कि आपके पास जो नेचर ऑफ इमेज है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट की लोकेशन पर। जब मैं ऑब्जेक्ट की लोकेशन को चेंज करूंगा तो इसके साथ साथ मेरे पास जो उसका नेचर है किसका, इमेज का, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने इस टॉपिक को डिवाइड किया 5 सेक्शंस में। मेरे पास केस नंबर 1 है, केस 2 है, केस 3, केस 4 और केस 5 जो कि स्पेशल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ पर ये 4 रूल्स समझ लिए तो अब इसी की बेस पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन केसेस को भी समझेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको पहले समझा दूं कि जब भी आपको कोई इमेज नजर आता है तो इमेज आपको तभी नजर आता है जब आपस में लाइट्स क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो इमेज की फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 लाइट्स का आपस में इंटरसेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैं मिनिमम 2 लाइट्स लूंगा और वो भी इन्हीं की बेसिस पर लूंगा, इन रूल्स की बेसिस में मैं यहां पर लाइट को आपस में क्या करूंगा, इंटरसेक्ट करूंगा और हमारे पास क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा स्टूडेंट्स।
अब यहां पर स्टूडेंट्स अगर आप ऑब्जर्व करें तो मेरे पास एक फर्स्ट केस है। अब आप फिलहाल अपने फर्स्ट केस के ऊपर आप फोकस करें। इस फर्स्ट केस में मेरे पास कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। ये इसका पोल पॉइंट है, ये इसका फोकस पॉइंट, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट मेरे पास कहां पर पड़ा है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब यहां पर ये मेरे पास जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो लाजिमी बात है इसके हेड से लेट सपोज हम लाइट्स ले रहे हैं, मिनिमम 2 लाइट्स, तो पहला रूल ले लूंगा, ये मेरे पास है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 के मुताबिक मेरे पास जब ये लाइट स्ट्रेट जाएगी तो ये कहां से ये यहां पर जब टकराएगी तो टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट से गुजरेगी? फोकस पॉइंट से स्टूडेंट्स। तो फोकस पॉइंट से गुजर के आगे चली जाएगी। अब रूल नंबर 2 के मुताबिक मैं यहां पर फोकस पॉइंट से इस लाइट को लेट सपोज गुजारता हूं, तो जब ये यहां से जाएगी तो मेरे पास टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? इस तरह चली जाएगी। अब आप यहां पर स्टूडेंट्स नोट करें, एक रेड कलर की लाइट और एक ग्रीन कलर की लाइट जिस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट ये रहा, और इस पॉइंट के ऊपर हम एक छोटा जैसा इमेज बना रहे हैं। हो सकता है आपको नजर ना हो, मैं आपको एक पिक्चर की फॉर्म में वहां पर दे रहा हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास क्या बन गया? इमेज बन गया। सही स्टूडेंट्स, अब इस इमेज को अगर आप यहां पर देखें तो लाजिमी बात है इसका कुछ नेचर भी होगा। इसके नेचर के बारे में अगर मैं यहां पर बात करूं स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पर यह बोल सकता हूं कि इसका नेचर ऐसा है कि मेरे पास ये जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट को देखें और इमेज को देखें तो एक दूसरे से उल्टे हैं, तो मैं बोलूंगा कि ये इन्वर्टेड है। क्या है? ये इन्वर्टेड है। दूसरी बात इसकी ये कि काफी स्मॉल इन साइज है, तो हम इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। क्या है? डिमिनिश्ड। क्लियर? और थर्ड पॉइंट अगर आप नोट करें तो ये मेरे पास रियल इमेज है। अब रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है स्टूडेंट्स? कि जब आपके पास इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों मिरर की एक ही साइड पर होते हैं तो ऐसे इमेज को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। और जब मेरे पास इमेज एक साइड पर हो और ऑब्जेक्ट दूसरे साइड पर हो मिरर के, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। अब यहां पर आप अगर नोट करें तो दोनों के दोनों मेरे पास एक ही साइड पर, तो हम इसको बोलेंगे कि यहां पर जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है वो क्या है? रियल इमेज। क्लियर स्टूडेंट्स? लेट मी चेक इट। जी सही है। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में मैंने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को चेंज कर दिया। हमने यहां पर बोला ना कि हमने इमेज के नेचर को चेक करना है, क्या करके? ऑब्जेक्ट की लोकेशन को चेंज करेंगे तो हमारे पास इमेज की जो नेचर है वो भी चेंज हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स मेरे पास केस नंबर 2 में मेरे पास वही वाला मिरर है, कनकेव मिरर। इसमें जो ऑब्जेक्ट है ये कहां पर है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर आप नोट करें तो मैंने यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बना दिया, तो फर्स्ट रे मेरे पास जाएगी इसके हेड से बिल्कुल स्ट्रेट, और टकराने के बाद ये कहां से गुजरेगी? फोकस पॉइंट से। और केस नंबर 2 के मुताबिक अगर आप नोट करें तो मेरे पास फोकस पॉइंट से लाइट जाएगी और टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी? बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। ऐसा ही है। अब आप नोट करिए दोनों लाइट्स मेरे पास किस जगह पर इंटरसेक्ट करिए? इस पॉइंट के ऊपर। तो यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा? एक इमेज बन जाएगा, और इस इमेज को मैं यहां पर ही बना देता हूं। अब स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप नोट करें तो इमेज मेरे पास कहां पर बन गया? इस पॉइंट के ऊपर बन गया। अब इसके बीच में अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहां पर इमेज तो मेरे पास बन गया, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, तो मैं यहां पर यहां पर ये लिख सकता हूं कि मेरे पास जो इमेज है, नेचर ऑफ इमेज जब मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे पास क्या बन गया? इन्वर्टेड। क्या बन गया? इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट ये मेरे पास क्या बना? सेम इन साइज। साइज में क्या? बिल्कुल सेम। और थर्ड पॉइंट ये है कि ये मेरे पास क्या बना? रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एक ही साइड पर है। अब केस नंबर 3 हम डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 3 में मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर आ गया? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, इनके दरमियान में आ गया। तो अब ये मेरे पास है ऑब्जेक्ट। अब यहां से जो मेरे पास रेज ऑफ लाइट एक हेड से इसके जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट, और टकराने के बाद ये कहां से गुजरेगी स्टूडेंट्स? फोकस पॉइंट से। क्लियर? और सेकंड नंबर जो रूल मैं ले लूंगा, रूल नंबर 2 ले लूंगा, तो उसमें मेरे पास लाइट कहां से जा रही है? यहां से जाएगी, और टकराने के बाद क्या हो जाएगी? बहुत दूर चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप अगर नोट करें तो मेरे पास इमेज यहां पर बना, काफी पीछे बना। नाउ स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप नोट करें तो इमेज मेरे पास काफी पीछे बना है। क्लियर हो गया? कहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे। तो मैं यहां पर यह भी बोल सकता हूं कि मेरे पास जो इमेज है अब भी वो क्या है? इन्वर्टेड ही है, बिल्कुल इन्वर्टेड इमेज है। लेकिन क्या है? अब भी साइज में देखें, ऑब्जेक्ट का साइज देखें और इमेज का साइज देखें, मेरे पास क्या है? जो इमेज है वो बड़ा है, तो मैं बोलूंगा कि ये मेरे पास क्या हो गया? मैग्नीफाइड। क्या हो गया? मैग्नीफाइड हो गया। थर्ड, आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो अब भी मेरे पास क्या है? रियल इमेज ही मुझे प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? ये मेरे पास इसका नेचर है। देखिए मैं ऑब्जेक्ट की लोकेशन को चेंज करूं और मेरे पास नेचर ऑफ इमेज क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। अब मेरे पास एक केस नंबर 4 है जिसमें मेरे पास ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा होगा? ऑब्जेक्ट मेरे पास पड़ा है एट फोकस पॉइंट। अब फोकस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर आ जाएगा तो इस केस में मेरे पास एक रे जाती है बिल्कुल पैरेलल टू द एक्सिस, ये स्ट्रेट गई रूल नंबर 1 के मुताबिक, और ये टकराने के बाद कहां से जाएगी? फोकस पॉइंट से।
तो ये फोकस पॉइंट से चली गई। अब यहां पर मैं केस नंबर 2 ले नहीं सकता, रूल नंबर 2 मैं यहां पर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि रूल नंबर 2 के मुताबिक लाइट कहां से जानी चाहिए थी, फोकस पॉइंट से। और खुद कहां पर खड़ा हुआ है, फोकस पॉइंट के ऊपर ये खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कि यहां पर मैं रूल नंबर 4 लूंगा। रूल नंबर 4 के मुताबिक लाइट कहां से जाएगी, पोल पर जाएगी, और पोल पर जिस एंगल से गई है उसी एंगल से वापस आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर आप अगर इस चीज को ऑब्जर्व करें तो ये रेड वाली लाइट और जो ग्रीन वाली लाइट है आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं हुई, और अगर इन्हीं लाइंस को मैं आगे प्रोसीड करूं तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगे। ये कौन सी लाइट है, ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं, लाइट्स एक दूसरे बिल्कुल पैरेलल हैं। और मुझे एक चीज बताएं स्टूडेंट्स के दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल होंगी तो क्या वो इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं। एंटी पैरेलल लाइंस भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैं सिंपली बोलूंगा कि अगर ये आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर नो इमेज, इसका नेचर क्या आएगा, नो इमेज मींस दैट इसका नेचर बनेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास इमेज ही नहीं बन रहा। रीजन उसका क्या है कि मेरे पास दोनों की दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद मेरे पास है केस नंबर 5, और इस केस को मैं नाम क्या देता हूं, स्पेशल केस, क्योंकि इसी की बेस पर आगे हम काफी चीजें पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अभी से बता रहा हूं। तो यहां पर अब मेरे पास स्पेशल केस है, और इसमें ये इसको मैं बोलूंगा केस नंबर 5, और इसके मुताबिक आपके पास ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा है, फोकस पॉइंट और पोल के दरमियान में पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया, यहां पर मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट। अब यहां से मेरे पास एक लाइट जाएगी, इसके हेड से स्ट्रेट मिरर से टकराएगी, और कहां से जाएगी, फोकस पॉइंट से आगे चली गई। क्लियर। सेकंड लाइट मेरे पास जाती है पोल पर, और पोल से टकराने के बाद आगे की तरफ चली गई। अब स्टूडेंट्स यहां पर अगेन आप नोट करें कि ये दोनों लाइट्स एक दूसरे से क्या होती जा रही हैं, अवे जा रही हैं। क्या हो रही है, एक दूसरे से अवे हो रही है। क्या एक दूसरे को टच करेंगे, कभी नहीं। इसका मतलब कि इस साइड पर इमेज बनेगा ही नहीं। बात को समझे स्टूडेंट्स, यहां पर इमेज बनेगा ही। रीजन क्या है कि यहां पर एक दूसरे से लाइट्स दूर जा रही हैं। लेकिन अगर मैं इसको पीछे की तरफ प्रोसीड करूं, यहां पर स्टूडेंट्स इसको मैं अगर पीछे की तरफ प्रोसीड करूं यहां पर, तो ये मेरे पास लाइट इस तरफ को जा रही है, और ये जो दूसरी रे थी इसको भी अगर मैं पीछे की तरफ प्रोसीड करूं तो इस पॉइंट पर जाके एक दूसरे से क्या हो गए, टकरा गए। यहां से इसको मैं मिटा देता हूं स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इस पॉइंट पर जाके क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, एक इमेज बन जाएगा जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होगा साइज में। तो इमेज मेरे पास कहां पर बन रहा है स्टूडेंट्स, इस साइड पर बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, मेरे पास एक वर्चुअल इमेज बन रहा है जो कि बिल्कुल सीधा है। तो यहां पर अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखना चाहूं, नेचर ऑफ इमेज लिखना चाहूं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा है और इमेज भी मेरे पास सीधा। तो मैं बोल रहा हूं कि ये इरेक्ट है। इरेक्ट मींस सीधा इमेज इसने दिया। दूसरी बात है कि ऑब्जेक्ट मेरे पास काफी स्मॉल था और इमेज मेरे पास काफी बड़ा आया, मींस दैट इसने इमेज को मैग्नीफाई कर दिया। और थर्ड मेरे पास ये है कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इस साइड पर है मिरर के, और जो इमेज है वो दूसरी साइड पर। हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था कि इस टाइप का जो आपके पास इमेज होता है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, हमने केसेस डिस्कस कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे। जब हमने ऑब्जेक्ट की लोकेशन को चेंज किया तो हमारे पास जो इमेज का नेचर है वो भी क्या हुआ, डिफरेंट आया। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। वैसे काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, और यहां पर आपके पास है स्फेरिकल मिरर फार्मूला। स्फेरिकल मिरर फार्मूला, इसमें अब हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। यहां पे है स्फेरिकल मिरर फार्मूला इज रिलेशन अमंग दी इमेज डिस्टेंस। आपके पास इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसके बीच का रिलेशन, जिसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम डिनोट कर सकते हैं डी आई और क्यू से। डी आई आपके पास क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज, क्यू आपके पास उसी से हम डिनोट करते हैं। और आपके पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डी ओ। डी ओ का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और पी से भी हम इसको डिनोट करते हैं। फेडरल बोर्ड में पी और क्यू लिया गया। और फोकल लेंथ के बीच का भी एक रिलेशन है। तो मैं यहां पर स्टूडेंट्स अगर एक डायग्राम बनाऊं, मेरे पास कनकेव मिरर है, इसको हम कनकेव मिरर क्यों कहते हैं आप रीजन बताएं स्टूडेंट्स। तो मेरे पास यहां पर लेट्स सपोज मेरे पास जो इमेज बनेगा, एक लाइट मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और ये फोकस पॉइंट से गुजरेगी, और दूसरी लाइट मेरे पास जाएगी फोकस पॉइंट से, और ये टकराने के बाद स्टूडेंट्स कहां से जाएगी, यहां से। तो मेरे पास यहां पर एक इमेज बन जाएगा स्टूडेंट्स। यहां पर इस पॉइंट पर लेट्स सपोज यहां पर मेरे पास एक इमेज बन गया। ये मेरे पास क्या था, ऑब्जेक्ट, और ये मेरे पास क्या है, इमेज। तो अब आप नोट करें स्टूडेंट्स कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा है और ये मेरे पास क्या है, फोकस पॉइंट। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर हम ऐसा कर लेते हैं कि इनके डिस्टेंसेस ले लेते हैं। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और जहां पर हमारे पास ये पोल है, जहां पर हमारे पास मिरर है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या आप इसको बोल सकते हैं पी भी आप बोल सकते हैं। क्लियर। सिमिलरली आपके पास इमेज कहां पर बना, यहां पर बना, ये आपके पास इमेज है। इमेज से लेके इस पोल तक का डिस्टेंस, मींस दैट इस मिरर तक का जो डिस्टेंस, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज, या आप इसको क्यू भी बोल सकते हैं। और सिमिलरली लास्ट आपके पास है
फोकस पॉइंट से लेके इस पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको आप बोलते हैं फोकल लेंथ। तो आपके पास ये एक फार्मूला बनता है, इस फार्मूला को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 f इज इक्वल टू 1 do का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1 di। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक कंप्लीट फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके पास न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर यही फार्मूला यूज़ किया जाता है। इस फार्मूला को स्टूडेंट्स हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1 f इज इक्वल टू 1 p प्लस 1 q। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये आगे हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, और ये आपके पास रिलेशन है बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज का। थैंक यू स्टूडेंट्स।